हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि इस बार आ चुकी है सरकारी नौकरी की भरमार, वैकेंसी की भरमार आ चुकी है। दोस्तों हो जाओ तैयार, मात्र 10वीं पास बच्चे भी अब सरकारी नौकरी पा सकेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी के साथ आई है। ग्रुप डी की भर्ती 22,000 प्लस वैकेंसी आ गई है। तो दोस्त आज इस वीडियो में उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, रेलवे ग्रुप डी की, जो बिल्कुल आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की होगी। इस वीडियो में पूरे जानेंगे अच्छे से, गहराई से। इसमें जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कब फॉर्म भरा रहे हैं, कब लास्ट तिथि है, कब इसको सुधार कर सकते हैं। आगे जानेंगे कि वैकेंसी में पोस्ट कौन-कौन सी है। आगे जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है इससे फॉर्म भरने के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। आगे जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन कैसे होगी। पहले जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल डीप से। सीबीटी में क्या होगी, पीईटी में क्या होगी, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगी, पूरे डीप से हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। आगे जानेंगे आवेदन कैसे करें ये भी जानने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम को समझेंगे हम लोग। स्टडी प्लान इसमें बताने वाला हूँ मैं। सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करें ये भी बताऊंगा। आगे जाने तो आगे है कि आपकी बिल्कुल मैं बताऊंगा कि आवेदन से लेकर आपके सिलेक्शन तक की इसमें सारी कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सब हो जाओ तैयार और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। और जो बच्चे अभी तक नहीं जान रहे हैं उनके पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस भर्ती के बारे में जान पाएँ और 10वीं पास होकर भी एक गवर्नमेंट जॉब पाएँ। ऐसा सुनहरा मौका आया है 2026 में 22,000 प्लस वैकेंसी की। ठीक है? तो अब हम जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि नोटिफ़िकेशन जारी हुई थी जनवरी 26 में, जो आवेदन शुरू हुई है 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है इसकी आवेदन। ग्रुप डी 2026 की नोटिफ़िकेशन कंप्लीट इसमें जाने वाले हैं। ठीक है? तो आवेदन की जो शुरू है, आवेदन की शुरुआत जो तिथि है, वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 2 मार्च रात 11:59 तक लास्ट डेट है। जनवरी 2026 में नोटिफ़िकेशन इसकी जारी हुई, 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 2 मार्च को लास्ट डेट है। ठीक है? लेकिन जमा शुल्क करने के लिए आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, जो 4 मार्च को लास्ट इसका डेट है जमा शुल्क जमा करने को। ठीक है? आगे इसके सुधार की बात करें, अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाती है, अब फॉर्म भरते वक़्त कुछ एड्रेस वग़ैरह या फिर जो भी कुछ तकलीफ़ें दिक्कतें हो जाती हैं, उसको सुधार के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है। तो ये 4 से 14 5 से 14 मार्च तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। ठीक है? परीक्षा तिथि अभी तो प्रकाशित नहीं हुई है, जो बाद में प्रकाशित होगी। ठीक है? आगे देखते हैं, तो आगे है वैकेंसी और पोस्ट। इस भर्ती के लिए कुल लगभग 22,000 प्लस रिक्तियों की घोषणा की गई है। जो इन पदों में शामिल है, ट्रैक ट्रैक मेंटर की, पॉइंट्समैन की, असिस्टेंट लोकोसोड की और असिस्टेंट ऑपरेशन और अन्य योगदान पद की लगभग 22,000 प्लस 22,000 प्लस वैकेंसी है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है। तो इस बार हो जाओ तैयार, सभी लोग हो जाओ तैयार। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हो जाओ तैयार इस बार सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो ये जो पद है मैंने बताया, ये चारों पद हैं। ठीक है? आगे जानते हैं। क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है, जो 10वीं पास और आईटीआई वोमेंद्र के लिए अस्थाई नौकरी मिलेगी। ठीक है? आगे जानते हैं एलिजिबिलिटी इसकी। प्रपात्र की बात करें तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, तो उम्मीदवार का 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है? 10th आप पास होना ही चाहिए, जो सबसे बहुत बड़ी बात है और कभी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मात्र 10वीं पास पर हम सरकारी नौकरी, अस्थाई सरकारी नौकरी पा लेंगे। ठीक है? कुछ पदों के लिए इसमें आईटीआई भी है। ठीक है? आईटीआई वर्कमैनशिप को भी मान्यता दी जाती है, यानी कि 10th वाले भी ज़्यादा मिलते हैं और कुछ आईटीआई वाले पद भी होते हैं, जो आप भर सकते हैं, जो आईटीआई लोग किए हैं। ठीक है? इसमें अगर वायु सीमा की बात करें, तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 36 वर्ष है। न्यूनतम 18 वर्ष
और अधिकतम 36 वर्ष है। लेकिन आरक्षित श्रेणियों के लिए भी कुछ तो छूट होनी चाहिए ना? तो हाँ भाई, छूट मिली है। इसमें कुछ आरक्षित क्षेत्र के लिए भी, आरक्षित श्रेणियों के लिए भी सीटें मिली हैं। ध्यान दें, उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 जनवरी 2026 से आधार पर आपकी गणना की जाएगी उम्र की। आगे जानते हैं। आगे अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें ग्रुप डी में, सिलेक्शन प्रोसेस कुल 4 फेज़ में होते हैं। यानी मुख्य चरणों में 4 मुख्य चरणों में यानी 4 फेज़ में होते हैं। हर फेज़ को पास करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अगले फेज़ में यानी अगले स्टेप में जा पाएँगे। तो पहले फेज़ की अगर बात करें, तो पहला फेज़ है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जो कंप्यूटर पर होंगे। ठीक है? ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चरण होता है, जो ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होती है। इसमें अगर कुल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न होती हैं। ठीक है? कुल 100 प्रश्न होते हैं और इसको जो टाइम होती है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग मिलते हैं वो 90 मिनट मिलते हैं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं इस एग्ज़ाम में, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है कि सीबीटी में पूछे जाने वाले विषय। अब विषयों की बात करते हैं। सीबीटी को तो बात कर लिए कि सीबीटी होगा पहला फेज़ में। सीबीटी में गणित पूछे कौन-कौन से जाते हैं, वो जानते हैं विषयों के बारे में चर्चा। गणित, गणित से इसके क्वेश्चन आते हैं 25, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 30, जनरल साइंस यानी साइंस लिए 25 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में। ठीक है? तो गणित ले 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न आपके आते हैं और रीजनिंग से 30 प्रश्न आते हैं। जनरल साइंस में अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपके 1 क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत होने पर आपके 1 तिहाई अंक नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 तिहाई है, यानी कि 1 तिहाई वर्ग 1 तिहाई अंक आपके कट जाएँगे, अगर एक आप गलत करते हैं। सही करते हो तो 1 अंक मिलते हैं और एक गलत करते हैं तो 1/3 आपके मार्क्स को कट जाते हैं, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ठीक है? सीबीटी केवल क्वालीफाइंग प्लस मेरिट के लिए होता है। क्वालीफाई इसको करना होता है, जो लेकिन सबसे बड़ी बात कि यही इसी पर मेरिट बनती है। इसी पर सीबीटी पर ही आपकी क्वालीफाइंग तो है, लेकिन प्लस मेरिट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरिट सीबीटी पर ही आपके बनते हैं। सीबीटी में जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे, आगे फिजिकल के चांस ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। फेज़ 2, फेज़ 1 की बात कर लिए, सीबीटी की बात कर लिए, सीबीटी में कौन से क्वेश्चन आएँगे, कितने टाइमिंग रहेंगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने टाइमिंग रहेगी, कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, ये जान लिए। अब हम जानते हैं पीईटी यानी फेज़ 2 के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे, उनको 35 किलो वज़न उठाना होगा और 100 मीटर दूर चलना होगा। 100 मीटर चलना होगा और 35 किलो के वज़न को, जो भी बोरा वगैरह में रहता है, उसे उठाकर 100 मीटर चलना होगा, लेकिन मात्र 2 मिनट में चलना होगा, बिना रुके। बिना रुके 2 मिनट में उस 100 मीटर दूरी को 35 किलो वज़न लेकर चलना होगा। अगर महिला की बात करें तो उन्हें 20 किलो, मात्र 20 किलो वज़न उठानी है और 100 मीटर चलनी है। उनके लिए भी सेम टाइमिंग 2 मिनट ही रहेगी और सेम दूरी 100 मीटर ही रहेगी। वज़न बस 15 किलो कम हो जाएँगे, यानी कि पुरुष में 35 है, इसमें 20 किलो होंगे महिलाओं के लिए। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे अब फेज़ 3 आती है। ये तो हो गई आपकी पीईटी की। आगे इसके बाद आप सीबीटी कर लिए, पीईटी कर लिए, यानी फिजिकल आपका हो गया। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीईटी पास करने के बाद ही डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
बुलाया जाता है। यह सभी आपको असली डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पर। सभी के लिए असली डॉक्यूमेंट रखते हैं। अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपके 10वीं के मार्कशीट होने चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप लागू किए हैं, आप अगर छूट पा आरक्षित भी हैं तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, वोटर आईडी फ़ोटो आईडी में यानी कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कोई भी आपकी आईडी होनी चाहिए जो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको ओरिजिनल लगेंगे, डुप्लीकेट नहीं या फिर फ़ोटोकॉपी नहीं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें चेक किए जाएँगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या फर्जी पाया जाता है तो सीधे आप डिस्क्वालीफाई किए जाएँगे। आगे चलते हैं, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानते हैं। पेज 4 जो होता है वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है हमें। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रेलवे में नौकरी के लिए मेडिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में कुछ चेक होते हैं तो ये जानते हैं कि क्या-क्या चेक होती है मेडिकल में क्या होती है। तो पहला जो होता है कि आँखों की रोशनी आपकी देखी जाती है। आँखों की रोशनी चेक की जाती है। सुनने की क्षमता आपकी क्या है? ऊँचाई यानी कि हाइट और वज़न, वेट हाइट हाइट एंड वेट की भी यहाँ पर जाँच की जाती है, चेक किया जाता है। ठीक है? आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग मेडिकल कैटेगरी अलग होती है। जैसे A2 के लिए अलग, A3 के लिए अलग, B1 के लिए, C1 के लिए, सबके लिए अलग-अलग मेडिकल कैटेगरी होती है। ठीक है? आगे हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट अब कैसे बनती है। चलो भाई, चारों फेज़ से तो गुज़र गए, सीबीटी से, पीईटी से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन से। मेरिट लिस्ट की अब बारी आती है। तो मेरिट लिस्ट अब आपकी कैसे बनती है? मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट आपकी जो तैयारी होती है वो पूरे सीबीटी के अंकों से बनती है। मेरिट लिस्ट आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है सीबीटी के अंकों से ही बनती है। पीईटी, डीवी और मेडिकल सिर्फ क्वालीफाई होते हैं। ठीक है? ज़्यादा नंबर, बेहतर जोन और पोस्ट मिलने का चांस रहता है इसमें, आपके सीबीटी पर जितना अंक होते हैं। ठीक है? पूरे सिलेक्शन का अगर एक लाइन में बात करें तो आपके सीबीटी होंगे, पीईटी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, मेडिकल टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन आपकी। बधाई हो, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है? तो आपने जान लिया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरे कंप्लीट। अब आगे जानेंगे कि आवेदन कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि आवेदन कैसे करें? आवेदन करेंगे तब तो हमें सिलेक्शन होगी हमारी। तो अब हम आवेदन बात करेंगे, वो सबसे अहम हिस्सा है, कैसे आवेदन करें, ये सबसे बड़ी अहम हिस्सा है। तो आवेदन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी आरआरबी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर खोलें, उस पर रजिस्ट्रेशन करें, आपके रजिस्ट्रेशन करने को होंगे। उसके बाद ज़रूरी जो जानकारियाँ माँगे जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन आदि जो भी आपकी जानकारियाँ माँगता है, वो उसमें भरें। फिर आवश्यक जो डॉक्यूमेंट माँगे, जैसे 10th-12th वगैरह माँगता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगे, आपको उस पर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर भी माँगती है, उसमें अपलोड कर देना है। फिर आपके आवेदन के शुल्क जो हैं, वो जमा करने हैं। उसके बाद सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल लें। फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आरआरबी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ, रजिस्ट्रेशन करें अपना वहाँ पर सभी जानकारी जो भरें, वहाँ पर जो भी माँगे जो आपकी जानकारी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन वगैरह। फिर उसपे अगर अपनी आवश्यक अपलोडेड डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट जो भी माँगे। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट और प्रिंट आउट निकाल कर ज़रूर रख लें, क्योंकि उसमें आपकी जो दे दी रहती है रजिस्ट्रेशन संख्या, वो एडमिट कार्ड आते वक़्त आपको डालकर डाउनलोड करना होता है। ध्यान दें, फिर से मैं याद दिला दूँ कि 2 मार्च 2026 तक है, इसलिए देर ना करें, जल्दी आवेदन कर दें। ठीक है? आगे चलते हैं, हम एग्ज़ाम्स को अब समझते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें गणित, रीज़निंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफ़ेयर के बहुत ज़्यादा आते हैं जीके में। ठीक है? तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए सीबीटी के लिए। अगर आपके पास अब स्टडी प्लान की बात करते हैं। सबसे बहुत और अहम बात है कि स्टडी प्लान कैसे करें? चलो भाई हमने फॉर्म भर दिया, लेकिन स्टडी कैसे करें? कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करें?
ज़ोर-शोर से करें। तो इसमें मैं कुछ प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है? अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए 4 से 6 महीने हैं, वैसे तो 4 से 6 महीने लगेंगे ही इस एग्ज़ाम को लेने में, ठीक है? तो अगर च 4 से 6 महीने आपके पास है, तो हर रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ाई काफ़ी है। 5 से 6 घंटे करीब कर लो, पढ़ाई कर लो काफ़ी है। डेली कुछ ऐसे रखें, कैसे रखें भाई? गणित के लिए आप 1.5 घंटे दो, अगर आपके कमज़ोर है तो 2 घंटे भी दे सकते हो। गणित के लिए आप 2 घंटे भी दे सकते हो। रीज़निंग आप 1.5 घंटे, अगर आपकी सही है रीज़निंग ठीक-ठाक है, तो आप 1 घंटे, सवा घंटे भी दे सकते हो। लेकिन गणित के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे देना ही चाहिए। साइंस के लिए आप 1.5 घंटे दे सकते हो, साइंस पढ़ो। उसके बाद करंट अफ़ेयर 30 मिनट देखो। करंट अफ़ेयर तो ज़रूर ही देखो, करंट अफ़ेयर बहुत इम्पोर्टेंट है जीके के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूर करें, हर हर रोज़ 1 घंटे। आप पूरे दिन पढ़ लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूर करें। सोते टाइम या सोने से पहले आप ज़रूर कर लें 1 घंटे बैठकर। इससे जो भी दिन में पढ़ें पूरे दिन, उसको ज़रूर रिवीजन और प्रैक्टिस करें। ठीक है? याद रखें, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट वाइज़। कौन-कौन से मैथ के या फिर साइंस के, कौन-कौन से रीज़निंग के कौन से वो टॉपिक हैं ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उन सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और गणित की बात करें, अगर गणित की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के टॉपिक है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात से यानी रेशियो और प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि से, टाइम एंड वर्क समय कार्य से, और एसआई से। ये जो मैंने 5 टॉपिक बताया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 5 क्वेश्चन को, इस 5 टॉपिक को गहराई से पढ़ें और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अगर मैथ में फ़ॉर्मूला की हम बात करें तो पहले फ़ॉर्मूला सीखो, फिर डेली 30 से 40 सवाल लगाओ, ज़रूर लगाओ क्वेश्चन। मैथ के ये 5 टॉपिक से ज़रूर 30 से 40 सवाल रोज़ लगाओ, हर रोज़, ठीक है? ये जो मैंने 5 बताया है टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? आगे बात करते हैं रीज़निंग की। अगर रीज़निंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं टॉपिक, वो एनालॉगिस से पूछे जाते हैं, सीरीज़ से, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से और डायरेक्शन से। ये 5 जो टॉपिक है रीज़निंग के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये सारे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आगे देखते हैं अब साइंस, जनरल साइंस। साइंस से जो पूछे जाते हैं ज़्यादा फिजिक्स ले, मोशन और लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एसिड बेस से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? जनरल साइंस में फिजिक्स ले, मोशन, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो आप मोशन और लाइट ज़्यादा पढ़ो। मैं ये सारे जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अगर इन टॉपिक पर कमांड अपना बना लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आप दे सकोगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है? आगे बात करते हैं जीके और करंट अफ़ेयर पर। करंट अफ़ेयर की बात करें, मैंने जैसे पहले ही बताया कि करंट अफ़ेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें 6 से 8 महीने के करंट अफ़ेयर पूछे जाते हैं। पिछले जो आपके एग्ज़ाम होने से पिछले 6 से 8 महीने के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे से जुड़े प्रश्न पूछे, इसमें रेलवे से जितने भी जुड़े सवाल रहते हैं, उसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ। स्टैटिक जीके में आप पढ़ें, भारत संविधान, खेल के बारे में ज़रूर जानकारी लेकर जाएँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, जो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की। तो मेरे दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद आप हर हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपके नंबर को बढ़ाने वाला है। मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, जो आपके नंबर को इंक्रीज़ करने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये नंबर को आपको इंक्रीज़ करने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट हर हफ्ते 2 से 3, 1 हफ्ते में 2 से 3 ज़रूर लगाएँ।
मॉक टेस्ट। और फिर मॉक टेस्ट लगाने के उसमें टाइम मैनेज, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट की आपको सीख मिलेगी कि कैसे-कैसे, किस-किस क्वेश्चन पर, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइमिंग देना है, वो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और गलती कहाँ हो रही है मॉक टेस्ट में, गलती कहाँ पर हो रही है, वो ज़रूर पहचान करें। क्योंकि आपकी यही पहचान आपके सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। तो अपनी गलतियों की पहचान ज़रूर करें मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं फिज़िकल की तैयारी कैसे करें? कब और कैसे करें? तो रोज़ सुबह उठें और इसे आप सीबीटी की तैयारी कर रहे हो उस टाइम भी करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। रोज़ सुबह उठो, वक़्त या दौड़ने चले जाओ। वज़न उठाने की ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो मैं बताया कि 35 किलो आपको वज़न उठाकर 100 मीटर चलना है मात्र 2 मिनट में। ठीक है? तो आप ज़रूर रोज़ सुबह दौड़ने या घूमने जाएँ और वज़न उठाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है? स्टेमिना को स्टेमिना बढ़ाने पर ध्यान दें। स्टेमिना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। सिर्फ़ ठीक है दोस्त, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ोगे तो आप सीबीटी निकालोगे, लेकिन फिज़िकल के लिए आपको तो करना पड़ेगा ना मेहनत। तो इसलिए आप फिज़िकल के भी सीबीटी के साथ-साथ तैयारी करो। ठीक है? मॉक टेस्ट का मैंने जैसे बताया, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ मेरे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके तैयारी की पहचान होगी कि आपने कितना तैयारी किया है। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हम फिज़िकल की तो बात कर लिए, आगे हम बात करते हैं क्या ना करें? अब एग्ज़ाम की तैयारी करते वक़्त बीच में क्या ना करें? जो हमारे सिलेक्शन को पास ना होकर दूर चले जाएँ हम। ऐसा कुछ काम नहीं करना है, जिससे हम सिलेक्शन के करीब ना जाकर और भी दूर चले जाएँ। ठीक है? तो अब जानेंगे कि हम क्या ना करें। बहुत सारी किताब मत रखो, बहुत सारी किताबें मत खरीदो, मत पढ़ो। एक ही पढ़कर 3 दिन गैप मत करो। एक ही चीज़ एक बार पढ़ लिए, लगातार पढ़ रहे हो, दिन भर पूरे दिन पढ़ रहे हो, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हो और 2-3 दिन एक बार के गैप कर दिए। तो ये नहीं करना है। और अफ़वाहों पर यूट्यूब पर आप देखते हो कि बहुत सारे कि ये मैराथन कर लो 4 घंटे में पूरे कंप्लीट मैथ ये वो। इन अफ़वाहों में नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल जैसे मैंने बताया तरीके से, उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है? बस यही सही प्लान है और मेहनत करो, सिलेक्शन आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है? बधाई हो, आपकी सिलेक्शन फिर से हो चुकी है। आप 2026 में सरकारी नौकरी पा चुके हो। ठीक है? तो आप इतना मैंने जितना बताया जैसे-जैसे तैयारी की आपको वैसे-वैसे तैयारी करो, सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी करो और इसी तरह से तैयारी करो जैसे मैंने बताया है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।